मिनिस्टर, थैंक यू। थैंक यू। श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सदन में आज कुटुंब न्यायालय विधेयक 2022 पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी एक से एक बात महिलाओं के हितों के संबंध में, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, उत्पीड़न, इसको लेकर भी विधेयक के अलावा भी बात रखी। विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कहा गया कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1983 का छात्र को कुटुंब न्यायालय स्थापित करके विवाह और कुटुंब मामलों तथा उससे संबंध विषयों में सुलह और विवादों का शीघ्र समाधान करने का समर्थन करने के लिए अधिनियमित किया गया था। साथ ही आपने बिंदु संख्या 5 में बताया कि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य में कुटुंब न्यायालय अपनी स्थापना की तारीख से कार्य कर रहे हैं और राज्य सरकार के साथ कुटुंब न्यायालयों द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को विधि मान्य करना और उसकी व्यावृत्ति करना अपेक्षित है, इसलिए उक्त अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है। तो मैं जिस प्रदेश से आता हूं, राजस्थान से, ये दुर्भाग्य है कि महिला अत्याचार और महिला उत्पीड़न के अंदर सबसे ज्यादा जो महिलाओं पे अत्याचार और देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 हो गया, नंबर 1 पे राजस्थान चल रहा है, जहां महिलाओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। आज मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, चाहे उत्पीड़न, इसका कारण तो अभी वर्तमान सरकार ही इसका कारण, और लंबे समय से जो व्यवस्था चल रही है इस सरकार के साथ साथ जो लंबे समय से शासन चल रहा राजस्थान के अंदर, वो कारण है इसका सबसे बड़ा। वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा संसद में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से पारिवारिक विवाद निपटान के अलग से न्यायालय बनाया गया, जिसमें अलग से आप अपना वो कर सकते हैं। परिवार के विवाद भी सिविल न्यायालय में सालों साल अटके रहते थे और पक्षकारों को न्याय नहीं मिल पाता। इस परेशानी से निपटने के उद्देश्य 1984 के अंदर ये आपका बिल आए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1984 के बाद से अब तक कुटुंब न्यायालयों में समय पर न्याय लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको लेकर आपने क्या समीक्षा की, उसमें क्या सामने आया? क्योंकि स्थापना के बाद लंबे अरसे तक निश्चित तौर पर कई चुनौतियां और सुझाव मिले होंगे। आपकी सरकार ने व्यापक सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जो कुटुंब न्यायालयों में पीड़ितों के लिए लाभकारी बने? सभापति महोदय, विभिन्न आलेख में पढ़ा था कि देश के विभिन्न पारिवारिक न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। लंबा समय लग जाता है, न्याय नहीं मिल पाता। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये बात कही थी कि न्याय देर से मिलता है, चिंताजनक है। सरकार को इस विषय पर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि 11 लाख से अधिक मामले विभिन्न पारिवारिक अदालतों में लंबित है। सभापति महोदय, घरेलू झगड़ों के अनेक कारण और विशेषज्ञों के अध्ययन की माने तो पूरी दुनिया का भौतिकवाद की ओर अग्रसर होना, ये ऐसे में कुटुंब न्यायालयों में जो मामले आते हैं उनका काउंसलिंग करके प्रथम चरण में ही निपटारा कराने की दिशा में कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। परामर्शदाताओं, मैरिज काउंसलर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुद्दा हर 3 महीने में मैरिज काउंसलर बदले जाते हैं। इस प्रकार यदि मामला 3 महीने से अधिक समय तक चलते हैं तो महिला या पीड़ित व्यक्ति को नए परामर्शदाताओं के साथ तालमेल बिठाना पड़े और उनके कथन को कई बार दोहराना भी पड़ता है। सभापति महोदय, कुछ मेरे इसके अंदर सुझाव थे। वन स्टॉप सेंटर सहित घरेलू हिंसा को रोकने के लिए विद्यमान प्राधिकरण लीगल शाखा एक छत के नीचे सारा लाया जाना चाहिए। पुलिस, न्यायालय, पीड़िता के लिए कॉमन ट्रैकिंग सिस्टम इस तरह विकसित किया जाए कि त्वरित न्याय मिल सके। पारिवारिक न्यायालयों के काउंसलर, साइकोलॉजिस्टों की संख्या भी बढ़ाई जाए। सभापति महोदय, एक हमारा यह भी था कि पारिवारिक न्यायालयों में सम्मान सिद्धांत के आधार, मेरे से पूर्व वक्ता भी बीएसपी वाले कहते हैं, अपील के मामलों का फैसला करने में मदद मिलती है, क्योंकि एक पारिवारिक न्यायालय के पास प्रतिबंधात्मक क्षेत्राधिकार होता है और अवमानना के मुद्दे पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। इसलिए लोग पारिवारिक अदालत को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना कि वे एक मजिस्ट्रेट या शहर की दीवानी अदालत को लेते हैं। कई मामलों में जब पति याचिका करता है और उनके खिलाफ भरण पोषण के आदेश पारित किए जाते हैं, इन आदेशों का उल्लंघन करने के बाद भी उनके मामले आगे बढ़ते हैं। समझ अंत में मेरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि महिलाओं को आगे लाने के प्रयास और इतिहास भी गवाह है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेके महिलाओं ने बड़ी लड़ाई लड़ी।